जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अभी हम फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम बीच में लिखेंगे ROR, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है? तो बच्चों मोस्टली जो यहाँ पे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो है कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो इस पूरे चैप्टर में हम प्रॉपरली इसको हम बड़ी डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। बट 5 to 6 और भी फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो हम लेते हैं यहाँ पे 1 by 1। नंबर 1 हम ले रहे हैं यहाँ पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो भी जरूरी है, नेचर उसके ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हो रहा है। जैसे हम स्टार्टिंग में ये डिस्कस भी कर रहे थे कि मान लीजिए हमारे पास अगर कोई आयनिक रिएक्टेंट हैं, आयनिक रिएक्टेंट हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो कौन सा रहेगा? आयनिक बॉन्ड रहेगा। और हम वहां बात भी कर रहे थे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पे हम बात भी कर रहे थे क्या कि जो आयनिक रिएक्शंस हैं दे आर वेरी फास्ट, दे आर वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा तेज होते हैं। देखिए अब जैसे ये NaCl है तो NaCl में क्या रहेगा? यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे क्या रहेगा? Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि ये ऑलरेडी आयंस में पहले से कन्वर्ट हैं, तो जैसे ही इनको मिलाएंगे दे विल रिएक्ट विद ईच अदर और एकदम ये रिएक्ट कर जाएंगे आपस में, और एकदम रिएक्ट करके ये इमीडिएट, मतलब ये जो रिएक्शंस होता है दैट इज कंप्लीट इन माइक्रो सेकेंड्स। माइक्रो सेकेंड्स में ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जो ऐसा रिएक्शन है उसमें अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो इट इज वेरी 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 हाई, बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और इसे डिटरमाइन करना वेरी टफ, बहुत टफ होता है हमारे लिए। तो एक तो ये नेचर होगी जो आयनिक रिएक्टेंट की हम बात कर रहे हैं। दूसरे जो हम मोस्टली लेते हैं दैट इज कोवेलेंट रिएक्टेंट। कोवेलेंट रिएक्टेंट जो होते हैं उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। पीछे हमने ये एग्जांपल भी लिखा था, जैसे हमारे पास एग्जांपल है N2 और हाइड्रोजन साथ अगर इसको हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ बन जाती है NH3। तो इसको अगर हमने कंप्लीट करना हो तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या जाता है 2। वैसे तो ये रिवर्सिबल होता है रिएक्शन, लेकिन हमें यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए इसलिए हम इसको सीधा ही ले रहे हैं यहाँ पे। सो अगर आप इस रिएक्शन में देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, और बॉन्ड भी कितने हैं? यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं, और इन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा तब जाके ये बनेंगे। तो जब इन बॉन्ड्स को हम, बॉन्ड्स क्या होंगे यहाँ पे? ब्रेक, बॉन्ड्स क्या होंगे? ब्रेक, तो टाइम लगेगा इसको। और यहाँ पे जब ये NH3 बनेगा तो यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन बॉन्ड्स जो यहाँ पे हैं जो फॉर्म हो रहे हैं उसको भी क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये क्या है? टाइम टेकिंग। टाइम टेकिंग, टाइम टेकिंग का मतलब हो गया कि यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है, इमीडिएट रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो भी रिएक्शन हम करेंगे उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? यहाँ पे लो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पे लो। ये मैं साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये सामने पेज नहीं दिख रहा अभी आपको, तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा? लो, और इसका क्या होगा? हाई। तो इस तरह से हम नेचर देख सकते हैं रिएक्टेंट की। हम और ले लेते हैं कुछ एग्जांपल। अब मान लीजिए हम एक और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास C हमने ले लिया। अगर हमारे पास होमोजीनियस है रिएक्टेंट और एक हमारे पास आगे हेट्रोजीनियस, तो आपसे पूछूंगा मैं कि कौन से ऐसा रिएक्शन है जहां पे जो फास्ट होगा, होमोजीनियस वाला या हेट्रोजीनियस वाला? तो नेचुरली होमोजीनियस।
होमोजीनियस में क्या होता है कि मान लो अगर दो गैसेस हैं तो वो इजीली रिएक्ट कर जाएंगी, अगर दो सॉलिड हैं तो वो इजीली रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि वो हुए क्या, होमोजीनियस। अगर हेट्रो की बात करें तो वो डिफरेंट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो वो इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं कि फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, होमोजीनियस का। किसका ज्यादा होगा, होमोजीनियस का। यहाँ पे चलिए अब हम एक और फैक्टर की बात कर लेते हैं यहाँ पे इसी चीज में। जैसे हम बोल देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, बात समझ रहे हो आप। इसका मीनिंग ये हो गया कि देखो अगर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस तो जल्दी से टूट रहा है, तभी तो हमें जल्दी से रेट ऑफ रिएक्शन हमारा आ रहा है, स्पीड ऑफ रिएक्शन हो रहा है। या फिर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उस वो स्टेबल चाहिए वहां पे, अगर वो स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब इस चीज को हम थोड़ा सा समझ देते हैं यहाँ पे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है CH3COOH एसिटिक एसिड। ये आप पढ़ेंगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसको डिसोसिएट करना अगर हमने, और एक और है हमारे पास HCOOH, दोनों को हम देखना चाह रहे हैं किसका होगा। इसको हमने डिसोसिएट किया, देन इट गिव्स हियर CH3COO नेगेटिव, और यहाँ पे आ गया H पॉजिटिव आइंस, और यहाँ पे HCOO नेगेटिव, और यहाँ पे भी आ गया H पॉजिटिव आइन। सो यहाँ पे हमने देखना क्या है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा अनस्टेबल है। अगर आप इन दोनों की बात करते हो तो यहाँ पे देखो चेंजेस क्या है, दोनों में एसिड है, दोनों में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है। ये जो CH3 है इट विल गिव्स हियर प्लस आई इफेक्ट। ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे या +1 में आपने पढ़ा होगा। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इसकी टेंडेंसी होती है टू रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो इसको देगा, और अगर ये इसको देगा तो इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। ऑलरेडी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि किसी भी चीज के ऊपर जब चार्ज आता है तो वो अपने आप को स्टेबल नहीं मानता है, वो अपने आप को स्टेबल नहीं मानता है, वो हमेशा ये चाहता है कि उसका चार्ज जो है वो खत्म हो जाए। हालांकि वो एज ए चार्ज के साथ भी स्टेबल होता है, लेकिन कोशिश उसकी ये होती है कि वो अपने चार्ज को खत्म कर दे वहां से। सो यहां से क्या होगा, हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर इंक्रीज हो जाएगी, तो इसको तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, देन इट बिकम्स, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनस्टेबल। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं, सिंपल H है। तो एज वैसे तो दोनों अनस्टेबल हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस टू, दिस इज स्टेबल एंड दिस इज अनस्टेबल। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं ROR, इसको हम बोल देंगे 1 मान लेते हैं ऐसे, और इसका है ROR, इसका ले लिया हमने 2। तो देखो अब आंसर क्या होगा, जो हम बात कर रहे थे अभी कि ROR जो 2 है इट इज ग्रेटर देन ROR 1 के। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया जो हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है जी। जो सेकंड फैक्टर है नंबर 2, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, गैसियस, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। अब ये बड़ा सिंपल सा फैक्टर है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो कौन सी स्टेट जो है जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। देखो जो गैसियस स्टेट है उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड से फास्टर होगा, लिक्विड का फास्टर होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड।
अब ये ऐसा क्यों है? तो बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए, अगर कोई गैस है तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दूर दूर। मान लीजिए ये गैस ए है और एक और गैस है, गैस बी। तो इनके बीच में एक रैंडम मोशन होता है, ये मूव करते रहते हैं। जब ये मूव करेंगे और ज़्यादा मूव करेंगे तो इनके बीच में जो इनका जो मिलना है वो इजीली हो सकता है, कहीं भी ये एकदम रिएक्ट कर सकते हैं। और अगर इजीली ये रिएक्ट करते हैं तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ सिंपल सॉलिड्स की बात करते हैं, देखिए तो सॉलिड जो है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखिए क्या है, स्ट्रांग हैं। तो ये तो आपस में कोलाइड कर जाएंगे, बट ये बड़ा टफ होगा इनको आपस में कोलाइड करना जो पीछे हुए इनके हैं। तो इसका मतलब कोलिजन जो है इनका वो प्रॉपर नहीं होगा, और अगर कोलिजन नहीं होगा तो वो इजीली प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं दे पाएंगे सॉलिड एज कम्पेयर टू अदर। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं इस फैक्टर में सिर्फ इतना ही है कि जो गैसेस स्टेट में, अच्छा इसमें हमने अभी पीछे एक और भी डिस्कस किया था पॉइंट, वो भी यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठेगा। हम बोल रहे थे होमोजीनियस और दूसरे हमने बोले थे हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मीन्स कि अगर मान लीजिए गैस और गैस है तो ये इजीली रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए होमोजीनियस जो है वो ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन देंगे, फास्ट होगा वहाँ पे। लेकिन हेट्रोजीनियस में अगर मान लो एक सॉलिड है और दूसरा गैस है तो उनके बीच में जो रिएक्शन है वो इजीली नहीं होगा एज कम्पेयर टू अगर गैस गैस है या सॉलिड सॉलिड है या लिक्विड लिक्विड है। समझ रहे बात आप? तो ये फैक्टर भी यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट में, ठीक है। और अब हम एक और फैक्टर यहाँ पे ले लेते हैं जल्दी से, और इस फैक्टर का नाम है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। देखिए, अब जो मेन फैक्टर्स हैं आपको मैंने बताया था वो हमारे कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर हैं, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो इसमें आप सीधा ही बोल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट में, और मोस्टली यहाँ पे जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, हम सॉलिड की ही बात करेंगे, यहाँ पे सॉलिड ही लेंगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका उतना ही फास्ट होगा। देखो बच्चों, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कप है यहाँ पे, और उस कप में हमारे पास क्या है, यहाँ पे मिल्क है या कॉफ़ी है, कुछ भी है, ठीक है। और इसके बीच में अगर हमने शुगर डिजॉल्व करनी है तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 है ये, और ऑप्शन 2 है हमारे पास ये। बोलने का मतलब है कि एक में जो हमारे पास क्यूब हैं ए में वो है बड़े वाले, और बी ऑप्शन क्या है जिसमें क्या है, छोटे वाले। तो कौन से क्यूब हम डालें कि जो शुगर जो है वो जल्दी से घुल जाए? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। उसका रीजन क्या है कि जैसे ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, अगर यहाँ पे या यहाँ पे मिल्क है, उसके साथ ये रिएक्ट करेंगे तो ये सरफेस एरिया इनको बहुत ज़्यादा मिलेगा मिल्क को, क्योंकि ये छोटे हैं और इजीली अंदर तक ये रिएक्ट कर जाएंगे और एकदम ये घुल जाएंगे, और हमें एकदम प्रोडक्ट मीन्स ये मिल जाएगा, मतलब घुल जाएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि क्या, कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। फैक्टर करते हैं नंबर 4, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है रेट ऑफ रिएक्शन में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए कैटालिस्ट is a substance which influence the rate of
reaction without undergoing any chemical change itself। देखिए बहुत इजी है। एक कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इटसेल्फ। देखिए अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन में जब हमें प्रोडक्ट मिलता है तो जो हमारा कैटालिस्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब कोई भी केमिकल चेंज नहीं आएगा इटसेल्फ उसके उसमें। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कैटालिस्ट के लिए। जैसे हम फॉर्मेशन करते हैं SO2O2 और यहाँ पे हमने फॉर्म किया SO3, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैटालिस्ट है वो हम लेते हैं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो एक बड़ी कमाल की चीज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ROR जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ NO। इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। मींस क्या हुआ, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन हम इसके यूज करेंगे उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। तो कैटालिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। कैटालिस्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। जैसे हम एक बड़ा ही मजे वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे शादी होती है तो शादी में दो लोग होते हैं मेन, कौन, दूल्हा और दुल्हन। कौन होते हैं, दूल्हा और एक क्या होते हैं, दुल्हन। और तीसरा एक और इम्पोर्टेंट होता है और वो कौन होते हैं, पंडित जी, जो मंत्रोच्चारण करेंगे और क्या करेंगे, शादी करवाएंगे। अगर वो चाहें तो एकदम फास्ट मंत्र पढ़ के क्या होता है, एकदम शादी हो जाती है। मीन्स वो किस चीज का काम कर रहे हैं यहाँ पे, कैटालिस्ट का। तो उन्होंने एकदम फास्ट किया उस रिएक्शन को और एकदम वो शादी हो जाती है। बट देयर इज नो चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशन है ना। तो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कैटालिस्ट जो होता है इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और उसके ऊपर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन फैक्टर था कैटालिस्ट का। अब हम नेक्स्ट फैक्टर ले रहे हैं और वो फैक्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़्यादा डिस्कस जो हम करेंगे वो करेंगे आगे जाके। दैट इज टेम्परेचर। दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में हम इन जनरल ऐसे ही बात कर देते हैं, सबको पता भी है। इन जनरल हम ये बोल देते हैं एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर increases the rate of reaction। मतलब हम जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये आपको पता भी है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फास्ट हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ये। तो ये सारा कुछ हम वहाँ डिटेल में करेंगे। और एक चीज हम यहाँ ये बोल देते हैं कि ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर अगर हम करते हैं, अगर हम 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करते हैं, देन रेट ऑफ रिएक्शन is increases 2 to 3 times। 2 से 3 गुना ये हो जाती है।
और ये चीज़ भी हम वहाँ पे आगे जाके टेम्परेचर जब हम पढ़ेंगे अलग से तो इसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब हम लास्ट फैक्टर की तरफ आते हैं और लास्ट फैक्टर है हमारा कंसंट्रेशन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम आगे डिटेल में करने वाले हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो हम इसमें भी इन जनरल ये बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the concentration of the reactants। इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम ये बोल देते हैं कि if the concentration of reactants is large, हमने कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दी इसकी तो क्या होगा, then the rate of reaction is क्या होगी, large। मीन्स हम अगर कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा वहाँ पे। और अगर हम कंसंट्रेशन सिमिलरली डिक्रीज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसमें हम रेट लॉ और बहुत कुछ आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी तक यहाँ पर हम इतना ही करते हैं और इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।